चलो लिखवाते हैं। पहले एक क्वेश्चन करके बताओगे। एक तो आप लोग कह रहे थे ग्राफिकल पे क्वेश्चन नहीं आया, आया तो है 2022 में भी आया हुआ है। नहीं, हर बार लगभग आ ही रहा है, वैल्यू पूछता है वो। जैसे ये देखो, ये पूछा हुआ है 2022 में ही आया है शायद। लेकिन द ऑप्टिमल वैल्यू, क्वेश्चन लिखें सभी। ऑप्टिमल वैल्यू फॉर द एलपीपी तो मैक्सिमम जेड बराबर 6x1 प्लस 5x2 सच दैट 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 12 माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए इसमें भाई, ऑप्टिमल वैल्यू पूछिए इसमें, बताओ। और 2 नंबर का है, ऐसे भी नहीं है इसमें। जल्दी से आंसर बताओ, सॉल्व करो। तो एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं ग्राफिकल से, लगभग आ ही रहा है। ठीक है, करें जल्दी से। इतने में एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, आप ये करें सभी। 2012 में पूछा गया था और ये 2022 में। फॉर द एलपीपी मैक्सिमम जेड बराबर x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस 4x4 और इसके कंस्टेंट जो दे रखे थे 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 माइनस x4 बराबर 15 और 6x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 3x4 इक्वल्स टू 21 और 8x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस का 4x4 इक्वल्स टू 30 और x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x1 बराबर 4, x2 बराबर 3 और x3 बराबर 0 और x4 बराबर 2 इज। ऑप्शन ए था इसमें एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हो गया क्वेश्चन वो? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी बताओ आंसर। कितना आ रहा है? 49। अलग अलग थोड़ी आएगा, सबका ही अलग आ रहा है। शाबाश, ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई करें, जो भी आंसर आया रिप्लाई करें सभी। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सी जो पॉइंट है, नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। और डी ऑप्शन है इसमें, ए नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ए नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
दिख रहा है क्या क्वेश्चन? नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। पहले ये बताओ इसमें आंसर क्या आ रहा है? 27, 27, 30, शाबाश। हाँ अपना 27, 27, 27 आया ही नहीं। शाबाश। 30 कैसे आया बेटा ये? तो बताना है या लॉक कर दिया जाए 27 पे? नहीं, एक बच्चा 30 पे अभी अटका हुआ है, तो इसका मतलब बताना है। चलो बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था ना। पॉइंट क्या आया जिसमें ऑप्टिमल वैल्यू मिल रही है? तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन 2,3। हाँ फिर तो ठीक है सबका। अगर 2,3 आ रहा है तो मान तो यही आएगा 27। चलो फिर भी बता देते हैं। आप वो करें जिनका हो गया वो क्वेश्चन करें। तो 3x1 प्लस 2x2 बराबर 12 हो जाएगा बेटा एक तो, और माइनस x1 प्लस x2 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये दो कंस्टेंट थे, इनको आपको प्लॉट करना था। तो पहले बात तो देखो, इसमें यहाँ से अगर ये लाइन ड्रॉ करें, कौन सी लाइन बनेगी ये? अगर x1 को 0 रखते हैं तो ये 0,1, तो एक तो 0,1 आ जाएगा, और इसको 0 रखेंगे तो -1, तो ये -1,0, सॉरी -1, हाँ ठीक है, -1,0। तो -1,0 अपन यहाँ मान लेते हैं, और 0,1, तो एक लाइन तो ये बनने वाली है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो x1 को अगर 0 रखते हैं तो x2 आ जाएगा 6, और x2 को अगर 0 रखते हैं तो x1 आ जाएगा 4, तो 0,6 और 4,0, तो ये लाइन तो ये बनने वाली है, कुछ इस टाइप की लाइन बनेगी। तो रीजन ये आ जाएगा। अभी इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लो, तो ये कौन सा है? ये तो 0,0 है, और ये 4,0, और यहाँ से ये पॉइंट कौन सा है? 0,1 था, और यहाँ से ये पॉइंट क्या है? इंटरसेक्ट पॉइंट 2,3 आ रहा है क्या? तो 4 पॉइंट आ गए, कॉर्नर पॉइंट 4 है, चेक कर लो। ठीक है, ये करें इधर वाला क्वेश्चन। इतना टाइम नहीं लगाना है बेटा, तुरंत आंसर, इतना कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। क्या कर रहे हो? ये हो गया ना सबका? तो 27। अब देख लो, ये इसमें 2 मार्क्स का आया था, ये इसी में 22 में पूछा है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या पहले? नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, शाबाश। और देखो अब आएंगे आंसर। ऐसे ही आते हैं आंसर। देखो, एक बच्चे का बी, अच्छा बी पे आंसर है, कुछ का बी आ रहा है, और ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सी भी आ रहा है। चारों ले आओ, देखें टैलेंट देखो कितना है, चारों ले आओ। सेम एलपीबी पढ़ा रहा हूं ना सबको, लेकिन आंसर देखो 4 आ जाएंगे अभी। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? पहले बताओ कौन सी अप्रोच लगानी है। अब ग्राफिकल से तो होगा नहीं, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ग्राफिकल से पूछे ही आपको। ऐसा हो सकता है कि इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल ही ना हो। अब आप खुद देखो, यहां पे अपने पास कंस्टेंट कितने हैं? 3 कंस्टेंट है, यानी इक्वेशन 3 दे रखी है अपन को। तो 3 इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं? 4 वेरिएबल है, तो यानी 4C3 ये बेसिक सॉल्यूशन बनेंगे। 4C3 मैक्सिमम, यानी एटमोस्ट 4C3 अपने यहाँ पे क्या बनेंगे? बेसिक सॉल्यूशन बनेंगे। तो इसका मतलब आप एक बात तो तय है कि सर जब यहाँ पे कोई भी सिस्टम आप सोल्व करेंगे तो इसका मतलब नॉन बेसिक वेरिएबल एक होगा। तो इसका मतलब यानी उसने नॉन बेसिक वेरिएबल किसको लिया है जो सॉल्यूशन निकाला है? x3 को। तो x3 को नॉन बेसिक लिया है, इसका मतलब अब इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाली बेसिस मैट्रिक्स चेक करेंगे अपन। अगर बेसिस मैट्रिक्स की रैंक अगर मान लो 3 आएगी, तभी तो अपन कहेंगे कि ये बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। तो पहले चेक करो कि ये बेसिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, क्योंकि उसने दिया थोड़ी है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, पूछा गया हमसे। तो x3 क्या हो गया? x3 यहां पे क्या माना इसने? नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है, तो अगर बाकी के करस्पॉन्डिंग बनने वाली जो बेसिस मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी? जल्दी बोलो।
सर ये बनेगी 2 6 8 और यहां से x2 के करस्पॉन्डिंग क्या बन रही है 3 1 और 2, ठीक है। और ये 0 हो गया और ये बनेगा -1 -3 -4। इसकी रैंक क्या आ रही है देखो सभी जल्दी से, रैंक 3 आ रही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाली इक्वेशंस कौन सी होंगी सर, ये हो जाएगी 2x1 और प्लस 3x2 और -x4 इक्वल्स टू 15 हो जाएगी। और यहाँ से बनेगी 6x1 प्लस x2 और -3x4 इक्वल्स टू 21। और यहाँ से क्या बनेगा 8x1 प्लस 2x2 और -4x4 इक्वल्स टू 30। तो ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा सब तीनों को। कर रहा है क्या देखो सर, यहाँ पे बनेगा 4 तो ये कितना हो गया 8 और 8 + 9 कितना हो गया 17 और 17 - 2 बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे इसमें x1 यानी ये हो गया 24 और यहाँ से ये कितना हो गया 27 हो गया ना 27 और यहाँ से ये कितना हुआ, ठीक है कर रहा है सेटिस्फाई। यहाँ से 32 6 कितना हो गया 38 और 38 - 8 बिल्कुल सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और रैंक 3 आ रही है पक्का, रैंक निकाल लिया क्या सबने, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है क्या, चेक कर लो डिटरमिनेंट तो फिर आंसर क्या बना, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, कुछ का 0 आ रहा है, कुछ का नॉन जीरो। ऐसे कैसे हो सकता है हे भगवान। -4 और प्लस का 6 कितना आया 2 -3 कितने अच्छे दिन आ गए, -24 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया ना तो ये तो 0 ही हो गया पक्का। और फिर माइनस का 1 तो ये 0 बना लेता हूँ -1 और ये कितना हो गया 12 - 8 तो 0 आ रहा है क्योंकि मेरे को पता था आंसर नॉन जीरो कैसे हो सकता है, 0 आ रहा है बेटा देखो। और मैंने कहा था जब कॉफी, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था उसने, सब इसमें ये लगा के आए थे ये वाला क्योंकि मैंने कल आपको एक बात बताई थी शुरुआत में ही कि जब भी आप बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उससे पहले बेसिस मैट्रिक्स का रैंक m होना जरूरी है, डायरेक्ट सॉल्व मत करने लग जाना। और ये गलती अपन फिर करके आएंगे ना, पक्का लिख लो, चाहे बगल में लिख लेना वहां पे कि सर ये गलती हम फिर भी करके आएंगे, आपने बता दिया फिर भी करके आएंगे, और यही गलतियां होती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा डी, ए नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन ही नहीं है। हो जाता तो फिर ये आ जाता नॉन डीजनरेट, बिल्कुल, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों पॉजिटिव हैं। हाँ, ऑप्टिमल के लिए तो फिर सारे चेक करने पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन बनाएगा नहीं ना तो क्यों टेंशन ले रहे हो क्योंकि वो तो वही बात होगी ना, सर इसके 4C3 निकालो, सारे फाइंड आउट करना, फिर इतना लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता एग्जाम में। आप ये तो आप मान के चलें कि प्रोसेस लेंथी हो रही है, इसका मतलब अपन कुछ ना कुछ गलत जा रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, इसमें बच्चों ने आंसर ये लगाया था लगभग ने। देखो मैंने कल आपको एक प्रोसेस बताई थी कि जब भी अपन ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं तो वो तो तब तक करते हैं जब तक 2 वेरिएबल हो, लेकिन यहां उसने वेरिएबल है वो कितने दे रखे हैं, 4 वेरिएबल दे रखे हैं। तो यहां इसमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं अपने पास, तो मैंने कहा था एल्जेब्रिक अप्रोच अपन लगा सकते हैं। तो एल्जेब्रिक अप्रोच में अपन बेसिक सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि जितनी इक्वेशन होती हैं उतनी रैंक की मैट्रिक्स हमें लेनी है। तो यहाँ पे कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन है। तो इसका मतलब जो भी आप बेसिस मैट्रिक्स लेंगे वो 3 रैंक की लेनी है। तो उस बेसिस मैट्रिक्स की रैंक 3 आएगी
तभी आपके उसके करस्पॉन्डिंग है वो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रैंक 3 नहीं आ रही है लेकिन आपने सॉल्यूशन तो फिर भी मिल ही जाएगा ना, क्योंकि इक्वेशन का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही आपको, लेकिन वो बेसिक सॉल्यूशन में कब कन्वर्ट होता है, जब उसके जो बेसिस मैट्रिक्स आती है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, यानी उसकी रैंक 3 होनी चाहिए यहां पे। तो ये सॉल्यूशन भी था उसका, और यहां पे आपने नॉन बेसिक वेरिएबल है वो भी x3 लिया था, तो ये इक्वेशन भी 3 बन रही थी, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा था, लेकिन ये बेसिक सॉल्यूशन ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इन जो x1 x2 x4 है ये हमारे यहां बेसिक वेरिएबल थे, और बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से बनने वाली जो बेसिस मैट्रिक्स थी उसकी रैंक 3 नहीं थी, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा था, तो वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन ही नहीं बना। तो यही आंसर था इसमें, डी ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसमें। और भी काफी क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लॉजिकली क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप उनको सोल्व करते हो तो फिर इसका मतलब उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन सोल्व करने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो मैं टेस्ट डाल दूंगा, सीट नहीं दूंगा, टेस्ट डालूंगा ना, उससे क्या है अपना पता चल जाता है अपन को कितना आता है। और अपन एग्जाम के क्वेश्चन के टेस्ट लेंगे पहले, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन तो आए पहले, और एग्जाम के क्वेश्चंस में आप मानो या नहीं मानो हमेशा लॉजिक होता है। तो अभी इसकी थ्योरी नहीं लिखवाई थी ना मैंने कल, तो वो लिख लो आप। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इससे 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज होते हैं, कंपलसरी नहीं है लेकिन लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर आज अपन सिंप्लेक्स स्टार्ट कर देंगे। तो लिखें इसमें आप, एक तो अपन ने ये प्रूफ कर लिया था कि सर अगर हम कोई भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, और कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेंगे। अब यूनिक मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये अपन नहीं कह सकते, तो पहले तो अपन ये बात लिखते हैं कि भाई कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बेसिक फिजिबल मिलता है और बेसिक फिजिबल के करस्पॉन्डिंग कॉर्नर पॉइंट मिलते हैं, ये मतलब अपन जानते हैं। अब यूनिक होंगे नहीं होंगे वो अपन ने कल देख लिया था कि अगर नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक कॉर्नर पॉइंट होगा, तो उनमें 1-1 करस्पॉन्डेंस होती है, लेकिन डीजनरेसी जहां आ जाती है वहां 1-1 करस्पॉन्डेंस नहीं होती है, वहां एक कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मोर देन 1 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ये अपन को लिखना है, 3 स्टेटमेंट है, लिख लो। थोड़ा लिखवाने वाला मेरे को थोड़ा कम जमता है, चलो लिखो, फिर भी करते हैं कोशिश। लिखें, करस्पॉन्डिंग टू, स्टेटमेंट लिख लें, करस्पॉन्डिंग टू एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, corresponding to every basic feasible solution, there exists a corner point, there exists a corner point, उसके corresponding corner point मिलेगा हमें, there exists corner point, and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी कॉर्नर पॉइंट देयर एग्जिस्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। मिलेंगे जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कॉर्नर पॉइंट मिल गया और उसके करस्पॉन्डिंग आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिला, ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी। यूनिक की मैं यहां यूनिक की गारंटी नहीं दे रहा हूं कहीं भी, लेकिन हमें यह पता है कि सर वहां मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो लिखें आप आगे, दूसरा स्टेटमेंट लिखें। ये तो लिख लोगे दोनों स्टेटमेंट कि अगर कोई भी करस्पॉन्डिंग टू, अगर मान लो कोई भी कॉर्नर पॉइंट है तो कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या मिलेगा, एक बीएफएस, मतलब बीएफएस मिलेगा। एक मिलेगा ये गारंटी नहीं है, एक से ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर। ये बात मैंने इन दोनों स्टेटमेंट में लिखवाई है। ठीक है, यूनिक की गारंटी कब आएगी वो लिखें, तो लिखें इफ एलपीपी हैज degenerate basic feasible solution, if LPP has degenerate basic feasible solution, then corresponding to
corresponding to one corner point, corresponding to one corner point, corresponding to one corner point, there exists more than one BFS. There exists more than one BFS. There exists more than one BFS. सही बात है ये? हाँ भाई, समझ में आ गया कि डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि सर एक कॉर्नर पॉइंट ऐसा जरूर है उसमें जिसपे मोर देन वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं. ठीक है, लिखें इसमें. If LPP has non-degenerate basic feasible solution, if LPP has non-degenerate basic feasible solution, then corresponding to one corner point, corresponding to one corner point, corresponding to one corner point, there exists one BFS. There exists one BFS या यूनिक BFS जो लिखना चाहें आप. There exists one basic feasible solution या यूनिक feasible basic feasible solution. ये ध्यान रखेंगे. बस यही थ्योरी और कोई थ्योरी नहीं है इसमें, यही पूछा जाता है. पूछा क्या जाएगा वो मतलब ग्राफिकल से ही पूछा जाता है, मतलब वो तब आप लगा सकते हैं. जैसे क्वेश्चन तो ये भी पूछा हुआ है लेकिन यहाँ पर ये लगा नहीं सकते थे. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें ग्राफिकल आप काम में नहीं ले सकते. तो जहाँ टू वेरिएबल की बात हो रही हो और डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी की बात हो जाए तो आप सीधा ग्राफिकल से ही उसको टैकल करना है, ना कि आपको वो सोल्व करना है. क्योंकि ग्राफिकल से आइडिया लग जाएगा कि सर मोर देन टू अगर लाइन कहीं कट कर रही है तो उस कॉर्नर पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है? डीजनरेसी. जहां मोर देन टू लाइन कट करेंगी वहीं हमें क्या मिलेगा? डीजनरेसी मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलने वाला है. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, बाकी अपन आगे सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करते हैं. अब देखो सिंप्लेक्स मेथड की भी क्या, अब सिंप्लेक्स मेथड में एक चीज ध्यान रखना, सिंप्लेक्स मेथड इसी तरीके से तैयार किया गया है कि जैसे मान लो अपन ने कोई भी ग्राफिकल से मैं समझा देता हूं क्योंकि ये अपन ने बनाया हुआ है. जैसे मान लो अपन ने कोई भी एलपीपी लिया और उसका मान लो ये फिजिबल रीजन आ गया. अब सिंप्लेक्स पे आ जाते हैं अपन. ये दो टॉपिक क्लियर हैं सबके? सिंप्लेक्स से भी क्वेश्चन आता है. अब देखो सिंप्लेक्स में आपके माइंड में ये आ गया होगा कि सर सिंप्लेक्स टेबल सोल्व करना तो बहुत टफ है. तो सिंप्लेक्स टेबल सोल्व करना वो कभी नहीं पूछेगा आपसे. आपको आइडिया होना चाहिए लेकिन आपको उस पर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा. आपको या तो क्या करेगा कि वो उस पर कोई रिजल्ट पूछ सकता है आपसे कि भाई कब, वही सेम कहानी होगी कि वहां यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन कब मिलते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब मिलेगा, बाउंडेड सॉल्यूशन कब होगा, अनबाउंडेड रीजन कब होगा, इनफिजिबल रीजन कब होगा. चीजें सारी वहां भी यही पूछी जाएंगी आपसे. लेकिन वो जहां पे अब आप ग्राफिकल में तो कब तक कर सकते हैं? जब वेरिएबल टू हो. लेकिन मोर देन टू वेरिएबल आ जाएंगी तो यही जो आपने यहां पे डिस्कस किया है, यूनिक सॉल्यूशन का केस, अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन का केस, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड रीजन, इनफिजिबल, ये सारी चीजें ही अपने सिंप्लेक्स में भी पूछी जाएंगी. लेकिन सिंप्लेक्स में फिर अपन इस तरीके से नहीं बता पाएंगे. तो अब सिंप्लेक्स में टेबल सोल्व करना तो वहां पॉसिबल भी नहीं है. आप खुद जानते हो कि इतना तो अपन को स्पेस नहीं मिलने वाला और ना कभी आज तक पूछा गया है. वहां क्वेश्चन क्या पूछता है, या तो आपको टेबल दे देगा वो, जैसे टेबल उसकी बीच में से कोई टेबल दे सकता है या एंड वाली टेबल दे सकता है. उस टेबल को देके आपको उस टेबल के बारे में पूछ सकता है कि भाई यहां पे ऑप्टिमल कब मिलने वाला है, या इस टेबल को देख के अपन को बताना हो कि भाई इसमें इनफिजिबल होगा, रीजन फिजिबल होगा. ये सारी चीजें अपन से पूछी जा सकती हैं. तो वो आप कैसे बताएंगे? तो पहले तो आप देखो सिंप्लेक्स मेथड का मतलब क्या है. तो सिंप्लेक्स मेथड होता है, जैसे मान लो ये रीजन आपने लिया तो ये तो फिजिबल रीजन आया अपने पास. अब फिजिबल रीजन में मैंने आपने देखा ग्राफिकल में कि सर ऑप्टिमल जब भी आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो अपन कॉर्नर टू कॉर्नर चलते हैं, क्योंकि वहां हमने रूल देखा कि सर इसमें जो अंदर अपने पास फिजिबल रीजन है
इसमें जो ये फिजिबल सॉल्यूशन, इनमें से कोई भी सॉल्यूशन अपना ऑप्टिमल नहीं बनता है। तो यही काम सिंप्लेक्स करता है। सिंप्लेक्स को इसी तरीके से तैयार किया गया है पूरे मेथड को कि वो हमेशा कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करता है, वो अंदर वाले किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन पे नहीं जाता है, और कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करके ही वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब वही बात है कि अगर कॉर्नर टू कॉर्नर चलता है, तो जैसे अपन ने जो ग्राफिकल मेथड किया, अपन भी तो उसमें कॉर्नर टू कॉर्नर ही चलते हैं। तो अपन एक ग्राफिकल क्वेश्चन जो ग्राफिकल मेथड से करेंगे, उसी क्वेश्चन को अपन सिंप्लेक्स से करके देखेंगे, क्योंकि ग्राफिकल में तो अपन को आइडिया उस पूरे क्वेश्चन का कि भाई कैसे कैसे अपन ने फाइंड आउट किया, कौन सा कॉर्नर पॉइंट था। तो उसी को देखते हुए अपन क्या करेंगे, एक सिंप्लेक्स मेथड बनाएंगे उसी क्वेश्चन का, ताकि अपन कंपेयर कर पाए कि भी दोनों में फर्क क्या है, और क्या ये यहाँ क्यों अप्लाई नहीं होता है, क्या इसमें फिर इसमें प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही आने वाला है, चाहे आप सिंप्लेक्स से करें चाहे आप ग्राफिकल से करें। बात समझ में आई? तो लिखें, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से सीखते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, कभी भी सिंप्लेक्स मेथड में आपसे टेबल बनवानी नहीं आएगी। आपको आइडिया होना जरूरी है, हर चीज का मीनिंग पता होना जरूरी है, टेबल कभी बनानी नहीं पूछी जाती है ना। और अपन वही सीखते हैं बीएससी में, टेबल बनाना, जो अपने काम में नहीं आएगी। लिखें, तो एक क्वेश्चन लेके चलता हूं जो अपन ने किया होगा, उसी की हेल्प से अपन बात कर लेते हैं। जैसे अपन ने कल एक क्वेश्चन किया था जिसके बीएफएस निकाले थे अपन ने, ये ले लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी की हेल्प से सीखते हैं। देखो, मैक्सिमम z बराबर 3x1 प्लस 5x2 सच दैट, और इसमें कंस्ट्रेंट है बच्चों x1 लेस देन इक्वल्स टू 4 और x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 और 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 18 और x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये अपन ने बात की थी कल, ठीक है। इसको आपने ग्राफिकल तो चेक कर लिया था जहां तक मेरे को याद है। तो ग्राफिकल में इसका जो ग्राफ बना था क्या था, यहाँ पे एक x बराबर 4 लाइन थी, इसमें एक x बराबर 6 लाइन थी, और एक ये लाइन बनी थी इसमें इस टाइप की, ये था ना। ये कॉर्नर पॉइंट आए थे अपने पास 5, ये आया था, ऐसा कुछ बना था रीजन, ये वाला। तो ये कॉर्नर पॉइंट मैं ले लेता हूँ 0 0, ये क्या था 4,0, और ये था अपने पास 0,6, और ये पॉइंट क्या था 4,3, और ये वाला 2,6, ये था, ठीक है। अब इसमें अपन सिंप्लेक्स में जब भी बात करते हैं, तो सिंप्लेक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ हमें प्रॉब्लम जो है वो किसकी दे रखी है, मैक्सिमम की दे रखी है। तो मिनिमम जब आता है तो अपन पहले उसको मैक्सिमम बनाते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो वो केस अपन बाद में बात करेंगे मिनिमम के बारे में, कि भाई मिनिमम आता है तो फिर उसमें रिजल्ट्स के बारे में अपन क्या कहेंगे। पहले अपन एक मैक्सिमम को हल करते हैं कि मैक्सिमम की प्रॉब्लम दे रखी है, तो इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना तो अपन मिनिमम की प्रॉब्लम होती है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले मैक्सिमम की प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर सिंप्लेक्स मेथड उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड में करना क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा ना ये जो एल्जेब्रिक अप्रोच अपने सीखी है यही सिंप्लेक्स मेथड में कन्वर्ट होती है, क्योंकि वहाँ भी अपन क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। तो यहाँ सेम काम करना है, अपन को इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, मैंने कहा अगर लेस देन इक्वल है तो वहाँ पे वेरिएबल ऐड किया जाता है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो वहाँ पे वेरिएबल है वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और ऐड करते हैं उसको स्लैक वेरिएबल कहते हैं, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। ये अपन ने कल बात की थी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो इनइक्वलिटी है इनको अपन किस में चेंज कर लेते हैं, इक्वेशन में। तो क्या आएगा देखो, x1 प्लस x3 बराबर 4, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा x2 प्लस x4 और बराबर आ जाएगा 6, और 3x1 प्लस 2x2 और प्लस x5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 18, और ये जितने भी एक्साइज हैं सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे, और i वेरिंग टू 1 to 5,
ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां से ये जो भी अपन स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट ली जाती है वो हमेशा 0 लेते हैं, तो 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5। अब जब अपन इसको अलजेब्राइक मेथड से जब सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल कितने होते हैं, 3 बेसिक वेरिएबल लेंगे आप, कोई भी 3 बेसिक वेरिएबल लेंगे और 2 नॉन बेसिक लेते हैं, यही तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। और जो नॉन बेसिक वेरिएबल अपन लेते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो अपन 0 लेके चलते हैं। तो अब आप खुद देखो ना कि यहां जब अपन ने इसको ग्राफिकली सोल्व किया तो अपन यहां से ही तो चलना स्टार्ट करते हैं, और यही काम तो सिंप्लेक्स कर रहा है। क्योंकि सिंप्लेक्स में आपने देखा होगा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिंप्लेक्स में जो अपन स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, उन्हीं को अपन क्या लेते हैं, बेसिक वेरिएबल लेते हैं। जो स्लैक वेरिएबल अपन ऐड करते हैं उन्हीं को अपन क्या लेते हैं, बेसिक वेरिएबल लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि अपन हमेशा यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, और यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये कौन सा पॉइंट है, 0 0। और हमें पता है जिन वेरिएबल की वैल्यू अपन 0 लेके चलते हैं वो वेरिएबल कौन से होते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल। कौन से होते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो अगर ये नॉन बेसिक वेरिएबल है तो इसका मतलब बेसिक वेरिएबल कौन से बचे फिर, x3 x4 x5। इसका मतलब सर आप शुरुआत में जो सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे उसके अंदर बेसिक वेरिएबल कौन से लेते हैं, x3 x4 x5। क्यों लेते हैं, बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब भी आप टेबल बनाएंगे तो ये लिख लिया सबने, ये मैं हटा देता हूं इधर, लिख लो इसको, और ये साथ में जरूर बनाना। इन दोनों को कंपेयर करेंगे अपन कि भाई सिंप्लेक्स में और ग्राफिकल में चीजें सेम ही होंगी, क्योंकि दो क्वेश्चन अपन हल करेंगे पूरे, एक तो मैक्सिमम के लिए, एक मिनिमम के लिए। बाकी एग्जाम में आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में सारी चीजें ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि सिंप्लेक्स टेबल सोल्व करो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वो आप कर सकते हैं आराम से, और आसान क्वेश्चन होता है, हो जाएगा। बुक वगैरह पढ़ते हो क्या, नहीं? हाँ, ये तो अपनी आदत भी नहीं है, राजस्थान में तो वैसे भी नहीं है। नोट्स भगवान, काम भी हो जाता है। नहीं, मैथमेटिक्स की बुक नहीं पढ़ते हो तो भी बुक पढ़नी चाहिए, कोई और पढ़ लो, आगे बहुत काम आती हैं चीजें। लिख लिया। अब देखो, अब इसमें अपन टेबल बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे यहाँ पे, तो सर बेसिक वेरिएबल यहां बन जाएंगे x3 x4 x5। क्यों बने, समझ में आ गया? क्योंकि सर हमेशा यहां भी अपन 0 0 से स्टार्ट करेंगे, और जब 0 0 से स्टार्ट करेंगे चलना तो सर यहाँ पे 0 0 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि जिनकी वैल्यू अपन 0 लेते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो बचे हुए 3 वेरिएबल क्या हो जाएंगे, बेसिक वेरिएबल, उनको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इनकी कॉस्ट होगी, तो जो बेसिक वेरिएबल है उनकी कॉस्ट ले लेते हैं अपन। तो इनकी कॉस्ट हमें क्या दे रखी है, 0 0 0, तो ये रख देते हैं। जो भी आप बेसिक वेरिएबल लेके चलते हैं उनकी यहाँ पे हमेशा कॉस्ट रखी जाती है। तो जो अपन ने स्लैक वेरिएबल ऐड किए थे उनकी यहाँ पे जो कॉस्ट है वो क्या है, 0 0 है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी हमारे पास बीजे वेक्टर थे इनका मान रख देंगे। तो ये b1 का मान कितना था, b1 b2 b3 के मान बताओ क्या थे, 4 18, ये रख देंगे 4 6 18, ठीक है। और यहाँ पे ये मान रख दिया सबने,
और यहां हमारे पास अब हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना था, तो उसमें जो भी x1, x2, x3, x4, x5 वेरिएबल थे, उनके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो अपने पास टोटल वेरिएबल कितने हैं? 5 वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे मैं x1 जो वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जो आपका कॉलम आ जाएगा वो लिख देंगे। यहाँ पे x2 के करस्पॉन्डिंग, x3 के करस्पॉन्डिंग, x4 के करस्पॉन्डिंग और x5 के करस्पॉन्डिंग। तो x1 के करस्पॉन्डिंग क्या है बताना? 1 कॉलम बता रहे हो ना? हाँ, 1 0 3। x2 के करस्पॉन्डिंग 0 1 2। वन जीरो जीरो, फिर 0 1 0 और 0 0 1। तो जो भी आपके बेसिक वेरिएबल लेंगे आप, उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो क्या बनती है? हमेशा इकाई मैट्रिक्स बनती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, क्योंकि अपन ने जोड़ा है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो शुरुआत में जो बेसिक वेरिएबल अपन ऐड करेंगे, तो जो बेसिक वेरिएबल अपन ऐड करते हैं तो बाकी में वो वैल्यू अपन क्या लेते हैं? 0 को 0 लेते हैं हमेशा। तो ये हमेशा क्या बनेगी? यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी इनके करस्पॉन्डिंग। बना लिया अपन ने। अब इसमें इनकी जो हमारे पास कॉस्ट है, इनकी कॉस्ट लिख देते हैं। जैसे x1, x2, x3, x4, x5 की कॉस्ट क्या है वो अपन यहाँ CJ ले लेते हैं। तो CJ है वो इन सभी जो अपने पास वेरिएबल्स हैं इनकी कॉस्ट लिख देते हैं। तो आप बताएं, x1 की कॉस्ट है 3 5 0 0 0। यहां तक अपन ने ये टेबल बनानी होती है शुरुआत में सबसे पहले, ये सिंप्लेक्स टेबल होती है। अब अपन वही काम वहां पे करते हैं, सेम काम यहां भी यही करते हैं। तो यहां पे अपन ने मान लो 0 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहां हमने 0 0 से स्टार्ट किया, तो ये 3 बेसिक वेरिएबल आ गए और इनके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज अपने रख ली। अब इसमें अपन क्या करते हैं? ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करते हैं। तो ZJ माइनस CJ क्या आएगा? ZJ माइनस CJ। तो ZJ कैसे बनाया जाता है? इसमें ZJ का मतलब होता है कि ये जो आपके पास CB, जो भी इसकी कॉस्ट होती है, जो अपने पास बेसिक वेरिएबल होते हैं, इनकी कॉस्ट को अपन मल्टीप्लाई करते हैं किससे? x1 से। अगर मान लो 1 के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं तो क्या आएगा? CB इंटू x1 और माइनस C1, ठीक है। तो यहां से ZJ का मतलब क्या है? CB इंटू XJ आ जाएगा, CB इंटू XJ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करते हैं अपन? CJ करते हैं। तो ये मान क्या आएगा? ZJ माइनस CJ क्या आएगा बताओ? तो ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो ZJ माइनस CJ का मतलब क्या है? तो ZJ कैसे निकालते हैं देखना इधर। जैसे मान लो अपन 1 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, x1 के करस्पॉन्डिंग, तो यहां पहले CB इंटू x1, तो CB इंटू x1 क्या आएगा? 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, तो ये तो 0 हो गया। फिर माइनस C1, तो C1 का मान कितना है? 3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस की 3। ये जरूर देख लेना ZJ माइनस CJ कैसे निकालते हैं अपन। यानी CB को x1 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर जब दूसरे के लिए निकालेंगे तो इधर तो CB रहेगा, इधर x2 आ जाएगा, फिर CB और x3, फिर CB x4, CB x5 और माइनस CJ करना है। तो यहां से -3 आ जाएगा। और यहां तो देखो आप कॉस्ट 0 है, तो इनके करस्पॉन्डिंग कुछ भी मानो हमेशा ही, तो अब तो 0 ही आना है। तो माइनस करके लिख देता हूं यहाँ -5 और ये 0 0 0 आएगा। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि हमने जो बेसिक वेरिएबल लिए हैं उनके करस्पॉन्डिंग ZJ माइनस CJ हमेशा क्या आएंगे? 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो कि यहां अपन जो ये बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं, तो बेसिक वेरिएबल तो वो वेरिएबल होते हैं जिनकी मान हम फाइंड आउट करते हैं, तो उनकी वैल्यू तो कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी। भाई यहां पे ZJ माइनस CJ क्या डिसाइड करता है कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला? क्योंकि हम आगे इसमें रूल यही लिखते हैं कि भाई सारे ZJ माइनस CJ अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाते हैं, तब अपन कहते हैं कि भाई इसके पास वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना, तो इसका मतलब जो आपके पास बेसिक वेरिएबल है, तो बेसिक वेरिएबल को तो अपन जब सोल्व करते हैं तो उनका कोई ना कोई फिक्स मान आता है।
लेकिन जो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं वो हमेशा वहां पे अपन 0 रख के चलते हैं। तो चेंज तो हमें फिर नॉन बेसिक को ही करना होता है ना, क्योंकि अब भाई हमें फाइंड आउट क्या करना है सर, हमें फाइंड आउट तो यही करना है कि इस मैक्सिमम जेड जो है, ऐसा कौन सा इसमें सॉल्यूशन मिलेगा फिजिबल सॉल्यूशन जो इसको मैक्सिमम बना दे। क्योंकि आप खुद देखो जो हम सिंप्लेक्स टेबल लेके चल रहे हैं ये फिजिबिलिटी तो मान के चलता है, ये ऑप्टिमलिटी पे काम करता है। फिजिबिलिटी जो है वो प्रिजर्व करके चलता है और ऑप्टिमल जो ऑप्टिमलिटी है उसके लिए काम करता है हमेशा सिंप्लेक्स टेबल। तो यहां पे देखो, आप खुद देखो, ये जो x3, x4, x5 हैं इनके मान कुछ भी फिक्स आएंगे, तो वो जब आप इसमें मैक्सिमम, यानी अगर ये मान लो मैं z माइनस 3x1 और माइनस 5x2 बराबर 0 लिख सकता हूं इसको। अगर मैं किसी भी इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसको ये लिख सकता हूं कि नहीं, कि z माइनस 3x1 माइनस 5x2 बराबर 0। हमारा काम क्या है सर, हमें इसको मैक्सिमम बनाना है, यही काम है अपना। इसको हमें क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। तो अगर इसको आप मैक्सिमम बनाना चाहते हो तो अभी किसके मान बढ़ाने पे ये मैक्सिमम बनेगा, x1 और x2। ये मान तो आप कुछ भी रखें, इसके मान पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या सर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो हमारे पास यहां बेसिक वेरिएबल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जेड माइनस सीजे हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, कोई भी रखें आप, क्योंकि इनका मान हमेशा फिक्स रहेगा और हमेशा जो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं उन्हीं का मान अपन चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सर यहां पे ये जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा था, इसमें अगर अपन x1 और x2 में से इन दोनों के मान बढ़ाएंगे तभी अपना मैक्सिमम z मिलेगा अपन को। अब बात आती है कि सर यहां x1 को बढ़ाया जाए या x2 को बढ़ाया जाए। तो आप खुद देखो इसके अंदर, अगर मैं x2 का मान बढ़ाऊंगा तभी तो मान बढ़ेगा ज्यादा। क्यों, क्योंकि सर ये तो 3 से मल्टीपल होगा और ये 5 से मल्टीपल होगा। तो आप तो एक तो वैल्यू को 5 से मल्टीपल करते हैं और एक 3 से मल्टीपल करते हैं, तो मैक्सिमम मान कब मिलता है, जब आप 5 से मल्टीपल करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तभी तो अपन कहते हैं ना कि जेड माइनस सीजे जो होता है वो हमेशा मोस्ट नेगेटिव जो आता है उसको अपन जिस भी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जेड माइनस सीजे मोस्ट नेगेटिव आता है उसको हमेशा एंटर करवाया जाता है। क्योंकि आप खुद देखो यहां ये जो x2 है इसका कोफिशिएंट कौन है, -5 है, और यहां x1 का कोफिशिएंट कौन है, -3 है। तो यहां से अब आप खुद देखो कि सर अपन x2 का मान बढ़ाएंगे तभी अपना जो मैक्सिमम z है वो जल्दी अपन को मिल सकता है, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो 5 से मल्टीपल होके आएगी। और आप देख लो इसमें x2 का कोफिशिएंट कौन आ रहा है, -5। तो इन जेड माइनस सीजे में से मोस्ट नेगेटिव कौन है, -5। तो ये बात समझ में आएगी कि जेड माइनस सीजे मोस्ट नेगेटिव क्यों देखते हैं। तो मोस्ट नेगेटिव इसीलिए देखते हैं अपन कि इसमें जो भी अपने मैक्सिमम जेड फंक्शन लेके चलते हैं इसको हमें क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। क्योंकि अभी बात तो वही है, ये भाई यहां पे कोफिशिएंट आप 5 मत देखो, आप -5 देखो, क्योंकि हम तो इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया इसको, और इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो -5 हो गया और ये क्या हो गया, -3। दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, ये तो समझते हो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, चाहे ये लिखूं या ये लिखूं। तो यहां से ये -5, क्योंकि यहां जेड माइनस सीजे जो -5 हमारे पास वैल्यू आई है ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, और इसी वेरिएबल को अपन क्या करेंगे, एंटर करवाएंगे। बात समझ में आ रही है कि सर हमने सबसे पहले क्या किया कि जब अपन सिंप्लेक्स टेबल की अपन बात करते हैं तो इसमें भी अपन को वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपने जेड माइनस सीजे जब सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं उस केस में अपन कहते हैं कि भाई अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अभी अपने जेड माइनस सीजे सारे पॉजिटिव नहीं आए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आए तो नेगेटिव आए, इसका मतलब अभी ऑप्टिमल नहीं मिलेगा अपन को। तो अब अपन कैसे करेंगे आगे इसकी प्रोसेस को, तो आगे अपन को खुद को पता है कि सर ये तो बेसिक वेरिएबल थे, तो अपन को इसमें से किसी एक वेरिएबल को हटाना होगा और किसी दूसरे वेरिएबल को एंटर करवाना होगा। तो एंटर कैसे करेगा और हटेगा कैसे, ये दो प्रोसेस हुई कि नहीं हुई। तो एंटर करवाने की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा की मोस्ट जेड माइनस सीजे जो नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव है, वो लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है वो रीजन आप यहां से देखेंगे।
बात समझ में आ गई। तो मोस्ट नेगेटिव जेड माइनस सीजे जिसके करस्पॉन्डिंग है उस वेरिएबल को आप एंटर करवाएंगे, और अगर एक वेरिएबल एंटर होगा तो एक वेरिएबल बाहर भी जाएगा। अब बाहर जाने का रास्ता क्या होगा, कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा, इसका भी कोई प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि आप खुद देखो ना, जब आपने 0,0 से स्टार्ट किया चलना, तो अब आप कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करोगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था सिंप्लेक्स जो होता है वो भी कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करता है। तो आप या तो इस कॉर्नर की तरफ जाओगे या आप इस कॉर्नर की तरफ जाओगे। तो आप पहले किस कॉर्नर की तरफ चले, सर इसकी तरफ, इसकी तरफ चले। कैसे पता चला, x2 की ओर चले, और x2 हमेशा किधर है, इस लाइन पे। बात समझ में आई। अब देखो यहां पे जब हमने यहां से इसमें x2 को एंटर करवा रहे हैं और इनमें तीनों में से कोई ना कोई बाहर निकलेगा, तो बाहर निकालने का इसमें मेथड क्या होता है कि सर यहां इनमें इनका मिनिमम रेशियो देखा जाता है। किनका मिनिमम रेशियो, xj, जो भी xj है अपने यहां पे, इन xj में, या फिर एक सेकेंड, यहां पे जो अपने bj हैं इनको अपन xj से डिवाइड करते हैं। जो bj अपॉन xj करते हैं, इनमें जो मिनिमम रेशियो आता है उसी को अपन क्या करते हैं, बाहर एंटर करवाते हैं। उसी को अपन क्या करते हैं, बाहर एंटर। क्यों, देखो भाई ऑब्वियस ही बात है, आपने ये तो डिसाइड कर लिया, ये प्रोसेस क्यों करनी पड़ी, क्योंकि आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि सर x2 की ओर चलना है। तो x2 की ओर चलना है तो कहां तक चलना है ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि चलते ही जाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है कि इंटरसेक्ट पॉइंट कहां आएगा, वहां तक चलना है। फिर अपना दूसरे कॉर्नर पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। भाई हमें अभी ऑप्टिमल मिला नहीं है, अपन ने क्या किया कि सर यहां से अपन ने x2 को एंटर करवाया, तो इसका मतलब मैं ग्राफिकल इन दोनों को कंपेयर करवा रहा हूं। अगर आप समझे तो कि सर यहां अपन ने x2 की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो भाई x2 पे कहां तक चलोगे, उसका भी कोई रीजन होना चाहिए। तो वो अपना मिनिमम रेशियो देखा जाता है। यहां से अपन को पता चलेगा कि सर बाहर किसको निकालना है, ताकि ये वहां पे एंटर हो जाएगा और एक वेरिएबल बाहर निकल जाएगा, तो वहां इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब यहां से एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जब आप bj अपॉन xj करते हैं, तो xj की अगर नेगेटिव वैल्यू है और जीरो वैल्यू है, उससे आप कभी डिवाइड नहीं करेंगे। क्योंकि उसको डिवाइड करने से अपन को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपना जो भी अपने एलपीपी अपन लेके चलते हैं उसमें सारे xj क्या लेके चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सारा अपना जो भी होना है कैलकुलेशन, वो सारी इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। पॉजिटिव एक्सिस लेके चलते हैं हमेशा, अपन लिखते हैं ना xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसलिए यहां पे कोई नेगेटिव वैल्यू है अगर, और जो जीरो वैल्यू है, उनको अपन को कभी डिवाइड करके नहीं देखना है, क्योंकि उससे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो उसकी तरफ अपन नहीं जाएंगे, वहां मिनिमम रेशियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सर हम यहाँ पे xj के जो भी कोफिशिएंट हैं उनको अपन डिवाइड करेंगे, तो जो जीरो होंगे और जो नेगेटिव होंगे उनका मिनिमम रेशियो में नहीं लेना है, उसको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है। तो अब देखो यहां से जब आप x1 को डिवाइड करेंगे, सॉरी x2 वाले को जो एंटर हुआ उसको डिवाइड करना है, तो यहां पे मैं x2 लिख देता हूं, क्या आ जाएगा x2, क्योंकि जो एंटर होता है उसी के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है। तो यहां आप डिवाइड करेंगे तो सर ये तो नहीं करेंगे, अपन खाली छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ क्या आएगा, सर ये 6 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मिनिमम कौन है इसमें, 6 है। तो सर इसका मतलब x4 है वो क्या कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो x2 एंटर हो गया और जो x4 है वो क्या चला गया, बाहर चला गया। तो ये उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। फिर अपन वही प्रोसेस करेंगे, जेड माइनस सीजे बनाएंगे, सेम यही प्रोसेस चलता रहता है। अब देखो आगे अपने क्वेश्चन जैसे कहां से बनेंगे, मैंने कहा कि भाई इनमें से जो मिनिमम रेशियो आता है वो ले लो आप। भाई जरूरी थोड़ी हमेशा मिनिमम रेशियो आपको मिल ही जाए, टाई भी तो हो सकता है। मान लो यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आ जाता तो क्या करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। भाई ये बराबर आ जाए तो क्या करेंगे, फिर यहां जब आप सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएं, उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो इनके कोफिशिएंट कॉलम है वो देखा जाता है, उसके जो कोफिशिएंट है उनको देखा जाता है, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है, सारे 0 या नेगेटिव है कि नहीं है। तो अलग अलग केस बनते जाते हैं इसमें।
ये हमें करना होता है। तो यहां से देखो जो वेरिएबल एंटर होता है और जो वेरिएबल बाहर निकल रहा है, तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, कॉर्नर बनेगा। इस पॉइंट को अपन कहते हैं की पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं, की पॉइंट, या पाइवट एलिमेंट भी कहते हैं अगर आपने सुना हो तो नाम। जब अपन बनाते हैं ना रो इक्लेन फॉर्म, तो वहां पे अपन काम में लेते हैं, क्योंकि वो जो रो इक्लेन फॉर्म बनाते हैं ना वो यहीं से आता है एक्चुअल में, अपन वही काम करेंगे इसमें। तो ये की पॉइंट बनता है, ठीक है। तो इसमें इसको की पॉइंट लिख सकते हैं आप। इसको अच्छे समझ लेना, ये इतनी महाभारत में लिखवाऊंगा नहीं हाँ, कोई मतलब नहीं है इनका लिखवाने का, लिखी हुई चीजें एग्जाम में वैसे भी याद नहीं आएंगी। ये बात समझ में आ गई क्या, x2 एंटर हो गया और रिमूव कौन हुआ, x4 चला गया। तो आप तो इसके नीचे ही बना लेंगे, इसके नीचे ही। अच्छा नहीं है तो आपको रखना चाहिए था ना मेरी तो मजबूरी है, लेकिन आप लोगों की थोड़ी मजबूरी है तो यहां देखो बच्चों, अब क्या करेंगे सर, यहां x2 बैठ जाएगा, अधिकार जमा लिया इसने, युद्ध किया इसने, इसको भगा दिया, और यहां x2 बैठ जाएगा। तो क्या करना है, तो अब आप देखो, अब आपका बेसिक वेरिएबल कौन हो गए सर, x3 x2 x5 हो गए। तो इन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलनी चाहिए, इकाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है तो अच्छी बात है, वरना अपन को इकाई मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं इसमें, तो मैं तो हटा देता हूं इसको, आप बना के रखना, इसके नीचे ही शुरू कर लेना। तो इसके नीचे टेबल बना लेते हैं अपन, क्या आएगा बताओ, ये बना लेते हैं ऊपर। आप लोग नीचे बना लेना इसके ना, इधर आ जाएगा। अब कौन सी भी बेसिक वेरिएबल में कौन है, इसमें x3 और यहाँ x2 और यहाँ x5। अब इसकी कॉस्ट 0 है, x2 की कॉस्ट कितनी थी 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये इसकी कॉस्टिंग लिख दी अपन ने। और बीजे अपने पास क्या है, तो अभी देखो यहाँ x2 आ गया ना, तो x2 के करस्पॉन्डिंग पहले यहाँ 1 बनाना पड़ता है। तो पहले से 1 है तो अपन को ये तो ऐसी की ऐसी कॉलम लिख देंगे पूरा का पूरा। भाई अपन यहाँ 1 बनाना होता है, लेकिन 1 पहले से ही बना हुआ है तो अपन को समस्या ही नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा यहाँ 0, ये तो 5 हो गया, और ये 6 0 1, और यहाँ से आ जाएगा 0 1 0। भाई ध्यान रखना, ये हमेशा ये जो की पॉइंट आता है ना पाइवट एलिमेंट, जरूरी नहीं हमेशा 1 ही आए। ये तो हमने यहाँ पे 1 मिल गया अपन को, अगर नहीं आएगा तो फिर अपन बना लेंगे, उसमें जो भी नंबर आएगा उसका पूरे कॉलम में भाग दे देंगे। बात में आ गई नहीं ये बात। मान लो यहाँ 2 आ जाता, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इस पूरे कॉलम को 2 से डिवाइड करते, क्योंकि हमें यहाँ 1 बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, इकाई मैट्रिक्स मिलनी चाहिए हमें। तो ये बन गया, ठीक है। ऊपर 0 है, 0 ही लाना था, इसको भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, वरना 0 नहीं होता तो अपन को बनाना पड़ता। वो कैसे बनाएंगे वो नीचे पता चल जाएगा। तो ये लिख दो आप ऐसा कैसा, तो 0 4 1 0। ऑनलाइन वाले बच्चों को पल्ले पड़ रहा है कुछ, सब वीडियो बंद करके बैठे हुए आराम से। अच्छा चलो फिर तो अच्छी बात है। तो ये 1 0 1 0 0 आ गया। अब देखो यहां 0 बनाना है, लेकिन यहां 0 है नहीं, 2 दिया हुआ है। तो यहां 0 बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे सर, इस जो हमारे पास जो कॉलम है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं। बात समझ में आ गई। इसको अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, जैसे भी करना चाहो। तो यहां क्या होगा, इसको आप सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो क्या आएगा बताओ। यहां से 0 है, नहीं ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको तो क्या करना है। यहां पे कितना आया
यहाँ पे 12 हो जाएगा तो 18 माइनस 12 कितना आ गया 6, तो ये 6 आ जाएगा। और यहाँ 0 है तो ये तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अपन ने इसको क्या किया, 0 हो गया ये तो, क्योंकि इसको हमें 0 बनाना था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके किया, ये 0 ही रहेगा। और यहाँ इसको अपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो -2 आएगा ना, माइनस का 2। और यहाँ इसको अपन ने ऐसा कैसा रखा है तो 1 आएगा, 1 आ जाएगा। क्या हुआ, कम कैसे आ गई वैल्यू? यहाँ पे क्या, अच्छा ये कॉलम खा गया मैं ना, हाँ यहाँ 0 आएगा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ -2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, हाँ ठीक है। भाई कुछ नहीं किया मैं, यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, मैं कॉलम जो बनाना है आइडेंटिटी कॉलम बनाना है, और ये कॉलम बनाने के लिए यहाँ 1 करना था, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो अपनी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पहले से 1 मिल गया, यहाँ पहले से 0 मिल गया, तो हमें बनाना नहीं पड़ा। यहाँ में बनाना था 0 तो अपन ने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड कॉलम को, सॉरी रो को, और इससे थर्ड रो में से इसको माइनस कर दिया, तो अपने पास क्या आ गए, ये अपने पास नए एंट्रीज आ गई। तो ये क्या था x1, ये x2, ये x3, ये x4 और ये x5। अब ZJ माइनस CJ निकालो, कॉस्ट क्या थी ऊपर बताओ, CJ क्या था यहाँ 3500 है ना, 000 ये आ जाएगा। तो अब वही है, पहले ZJ माइनस CJ निकाल लो, तो मैं ये नीचे वाली टेबल अब हटा देता हूँ, अपने काम की नहीं है, ये लो। तो यहां बना लेते हैं अपन ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ बताओ क्या आएगा, तो अपन को क्या करना है, पहले ZJ बनाओ, ये 0 और या सॉरी यहाँ से ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -3, इसका मतलब एक टेबल और बनेगी, ये तो तय हो गया, ठीक है। और ये 0 ये 5 और -5 0 हो जाएगा। जो इसमें है ना बेसिक वेरिएबल, उनके करस्पॉन्डिंग तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं कि 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब अपन ने कैलकुलेशन गलत की है, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ से आप x3, तो x3 में देख लो आप 0 आएगा, 0 यहाँ से 0, ये 0 और वो 0, तो 0 x4 के करस्पॉन्डिंग आप चेक कर लो, तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 0, तो 5 आ गया क्या, 5 और ये 0, ये लो। अब सीधा पहले अब तो नेगेटिव है ही एक ही, तो सर यहाँ से इसको एंटर करवाएंगे, और मिनिमम रेशियो देखो बच्चों क्या आएगा, मिनिमम रेशियो बताओ, मिनिमम रेशियो BJ अपॉन x1, क्योंकि अब तो एंटर x1 होगा, क्योंकि अभी तो है ही इसमें केवल -3 यही ZJ माइनस CJ, तो नेगेटिव वाला उसको एंटर करवाते हैं। और बाहर के लिए अब आपको रेशियो देखना है, तो रेशियो देखेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2, और ये अपन को देखना नहीं है, तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ ये देखना नहीं है, और यहाँ आ गया 2। अब आप देखो, अगर आप लॉजिक समझो ना, इधर ध्यान दो एक बार, इधर ध्यान दो एक बार। जैसे अपन ने ग्राफिकल में 0 0 से चलना स्टार्ट किया, तो पहले उसने डिसाइड किया कि आप x2 पे चले, तो अपन x2 पे चले, फिर मिनिमम रेशियो 6 आया था देखो, और 6 पे अपन को क्या मिला था, यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट मिला था। चीजें वही हो रही हैं आप अगर समझे तो, क्योंकि अपन इस साइड चले, फिर मिनिमम रेशियो का क्यों अपन को जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ताकि अपन वहां पे चेक कर पाए कि भाई ये अपन को कॉर्नर पॉइंट मिला। तो वो कॉर्नर पॉइंट अपन यहाँ ग्राफिकली तो कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है, लेकिन सिंप्लेक्स में वो चीजें अपन कहाँ से मिलती हैं, सर मिनिमम रेशियो से मिलती हैं। तभी मिनिमम रेशियो 6 आया, तो 6 पे इसको इंटरसेप्ट मिला। अब इंटरसेप्ट 6 पे मिला, अब इसका मतलब ये किधर चल दिया,
अब किधर चला ये, क्योंकि या तो मूव कर गया ये। अब आपको देखो इसका मिनिमम रेशियो क्या आ गया 2, तो यहाँ से x5 है वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे मिनिमम रेशियो 2 आया, तो आगे देखो इंटरसेप्ट पॉइंट 2 मिलेगा। ऐसे चलता है। अब ये यहां से चल के देखो यहां पहुंच रहा है, ये इधर से भी तो जा सकता था लेकिन नहीं गया ना, क्योंकि यहां से जाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा टेबल करनी पड़ेगी। देखो पूरा सोल्व करते हैं आपको समझ में आएगी ये चीजें, कि ये भी कॉर्नर टू कॉर्नर मूव तो करता है, लेकिन ये भी एक सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है अपन को जल्दी, कोशिश यही करता है, क्योंकि आपको पता है ये तो अपन जानते हैं, क्योंकि ऑप्टिमल यही मिलने वाला है, तो अगली टेबल में मिल जाएगा, क्योंकि 2,6 ही क्या था अपना, ऑप्टिमल था। तो ऑप्टिमल 2,6 पे अपन यहां से पहुंचे इधर, लेकिन जा तो अपन यहां से भी तो सकते थे, लेकिन यहां जाते तो एक यहां टेबल करनी पड़ती है आपको, एक टेबल यहां बनानी पड़ती, एक एक्स्ट्रा टेबल बनती, तो इसलिए वो उससे बचा। तो ग्राफिकल और सिंप्लेक्स सेम ही चीजें हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल में भी तो अपन सिंप्लेक्स लगा सकते हैं, तो काम वही हो रहा है इसमें। और मिनिमम रेशियो क्यों डिसाइड कर रही है ये बात समझ में आ गई। ये चीजें आपको यहां एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन अगर गलती से किसी ने OR बोला इंटरव्यू के अंदर, तो ये मान लो कि पूरा एकदम धोके रख देते हैं। हर चीज के बारे में पूछेंगे, ये क्यों आया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये नहीं होता तो क्या हो जाता, सारी चीजें पूछेंगे, है ना। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूं, लेकिन पढ़ना अच्छे से चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हो आगे, तो ये थोड़ा सा आप फील करें इन चीजों को। टाइम ज्यादा हो गया क्या? -3 इसको एंटर करेंगे, और कहाँ थे, हाँ ये चला गया बाहर x5, क्योंकि मिनिमम रेशियो देखा हमने ये। अब एक टेबल और बना लो इसमें, वो लास्ट टेबल होगी। तो ये एक प्रोसेस होता है सिंप्लेक्स टेबल का। अब अपन कल इस पे काम करेंगे कि भाई अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। ये तो मैंने केवल सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिया था कि भाई ग्राफिकल से इसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने वही आपसे कहा कि इसमें आगे जस्ट टेबल बनाओगे ना आप लोग, उसमें आपको सारे ZJ - CJ > 0 मिल जाएंगे, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि जैसे सिंप्लेक्स टेबल होता है वो भी कॉर्नर टू कॉर्नर ही मूव करता है, इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ पे देखो ये मिनिमम रेशियो क्यों लिया जाता है, इसका मैंने रीजन आपको दिया। तो यहाँ से अब देखो वही बात थी कि सर ये इधर से भी तो जा सकता था ना, लेकिन इधर से जाता तो इसको टाइम कितना लगता, एक टेबल और बनानी पड़ती है आपको, तो हमें ऑप्टिमलिटी जल्दी चाहिए। तो ये हमेशा ऑप्टिमलिटी पे काम करता है, फिजिबिलिटी ये प्रिजर्व करके चलता है। ड्यूअल में उल्टा होता है, ड्यूअल में उल्टा होता है हमेशा। ड्यूअल में ऑप्टिमलिटी होती है प्रिजर्व, वो फिजिबिलिटी पे काम करता है। ये दोनों में उल्टा होता है, अपन जब पढ़ेंगे बात करेंगे उसकी। तो कल अपन इसमें अच्छे से जो अपने क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैक्सिमम की जगह पहले मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा हो तो क्या करेंगे, फिर सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं उसके बारे में। तो फिर अपन इनमें बात करेंगे कि टेबल को देख के आप कैसे बताएंगे कि इसके पास ऑप्टिमल यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। ये सारी चीजें अपन कल इस पे करेंगे। वहां से एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है सिंप्लेक्स टेबल पे। तो आगे वाले टेबल बना लोगे सभी, बना लेना इसको, है ना। तो यहां तक आज रखते हैं, बाकी कल अपन इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपन ड्यूअल पढ़ेंगे।